नमस्कार, शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग। मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के इस डेली करंट अफेयर प्रोग्राम में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज है दरअसल आपके सामने 28 मार्च और आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर पर हम लोग चर्चा करें, लेकिन उसके पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है कि एक भी परीक्षार्थी जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो उसका एक भी प्रश्न दरअसल आपके एग्जाम में गलत ना होने पाए, ये हमारा टारगेट है। और आपके सामने जो दो बहुप्रतिष्ठित परीक्षाएं हैं, खासकर आरओ और यूपी पीसीएस की परीक्षा, ये हमारा खास टारगेट है और इन्हें हमें क्रैक करना है। और इसके लिए आपको लगातार करंट अफेयर्स की क्लास को देखते जाना है, ध्यान दीजिएगा। चलिए बिना देरी के आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन कल एक कमेंट आया था मेरे पास कि सर ऐसा है ना कि सर बहुत तेज बोलते हैं, तो आज थोड़ा सा वॉल्यूम को अपने कम करते हैं। हालांकि अगर किसी को इरिटेशन हुआ अगर ना थोड़ा तेज वॉइस बोलने वाली, तो उसको ना वॉल्यूम कम कर लिया करो। फिर भी आज थोड़ा सा मैं स्लो बोलने की कोशिश करता हूं। एक्चुअली में क्या होता है, सबकी टीचिंग स्टाइल अलग अलग होती है। कोई एकदम ऐसे स्लो बोलेगा, एकदम से बिल्कुल स्लो बोलेगा नहीं, कोई बोलेगा एकदम से स्लो स्लो, बहुत बहुत स्लो बोलेगा, तो कान फोन को यहां पे लगा के सुनना पड़ता है। कोई एकदम से हाई पीक पर बोलेगा एकदम से, और कोई बोलेगा थोड़ा सा इस हाई पिच से डाउन। तो मेरी जो आवाज वॉइस होती है वो हाई पिच से थोड़ा सा कम होती है, ठीक है। ठीक है, आज स्लो बोलूंगा, मुझे लगता है मैं भी थोड़ा फास्ट बोलता हूं, कुछ कुछ वर्ड्स रह जाते होंगे आपके, है ना। चलो आज ट्राई करते हैं स्लो बोलने की, और अगर आपको अच्छा लगेगा वीडियो तो कमेंट करके बताइएगा मुझे, ठीक है। चलिए, तेज बोलने पर क्या होता है ना, एनर्जी थोड़ी सी बूस्टअप होती है ना, नहीं तो तुम मरिया से ऐसे बैठे रहोगे यार, तो झूलते रहोगे। तेज आवाज जहां कान में गई एकदम से अरे सर जी, अरे क्या बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं, जग जाओगे नहीं, ऐसा होता है। खैर स्लो बोलेंगे आज, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लास्ट डे का रिवीजन करेंगे, ठीक है। और लास्ट डे के रिवीजन करने के बाद हम लोग प्रॉपर तरीके से आज क्या जो हमारा करंट अफेयर्स होगा उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखो ऐसा है ना कि रिवीजन आप लोग प्लीज जरूर किया करिए, क्योंकि रिवीजन आपके एग्जाम के लिए बहुत आवश्यक होता है। और अगर आप रिवीजन करते हुए चलेंगे चीजों को, तो चीजें समझ में बेहतर ढंग से आपके आएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नंबर 1 है, अफगानिस्तान में 4 साल तक लड़कियों की शिक्षा पर रोक रहने के बाद कई महिला कार्यकर्ताओं ने तालिबानी नियमों की निंदा करते हुए नए शैक्षिक वर्ष की शुरुआत के अवसर पर लेट्स स्टडी नामक अभियान की शुरुआत की है। यह कल हमने आपको समझाया था। इसके अलावा कल हमने आपको अफगानिस्तान की सीमाओं के बारे में बताया था। हमने कहा था कि अफगानिस्तान जो है वो दरअसल जम्मू कश्मीर राज्य से लगता है, इसकी सीमाएं लगती हैं, ठीक है। इसके अलावा कई अन्य फैक्ट भी हमने आपको अफगानिस्तान के बारे में बताया था। आपको हमने यह भी बताया था कल कि दरअसल हाल ही में तालिबान के विदेश मंत्री के साथ में भारत की बैठक भी हुई थी, जो कि जब से तालिबान शासन आया था तब से पहली बैठक थी हालांकि, ठीक है। और अभी भी तालिबानी शासन को दरअसल भारत की तरफ से मान्यता सरकारी रूप से नहीं दी गई है, और अन्य कई अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी देशों ने, अलग अलग देशों ने दी है उसको मान्यता, लेकिन कई अन्य देशों ने तालिबान को सरकारी मान्यता दरअसल नहीं दी है, ठीक है। तो आप जानते हो कि वहां पर महिलाओं की शिक्षा को लेकर के जो है बहुत गड़बड़ चल रही है, और इसीलिए जो है दरअसल ये लेट्स स्टडी नामक अभियान की शुरुआत की गई थी। याद रहेगा पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत ने मेक इन इंडिया पहल की शुरुआत के बाद से 2023-24 में स्वदेशी रक्षा उत्पादन अब तक की सबसे बड़ी अधिक वृद्धि हुई है। आप जानते होंगे कि सरकार मेक इन इंडिया के फलस्वरूप, और मेक इन इंडिया आपके एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है, मैंने कई बार आपको बताया भी इस बात को, ठीक है। तो ये जो मेक इन इंडिया पहल है, इस मेक इन इंडिया के पहल के फलस्वरूप जो हमारा डिफेंस सेक्टर है, उस डिफेंस सेक्टर में सरकार मजबूती के साथ क्या कर रही है, आगे बढ़ रही है, ठीक है। और जो उसका उत्पादन, रक्षा उत्पादन है, ठीक है, डिफेंस प्रोडक्शन है, वो अपने आप में इनहांस कर गया है, ग्रो कर गया है, ठीक है। आगे, भारत 1998 से दुग्ध उत्पादन में यानी कि मिल्क प्रोडक्शन में नंबर 1 पर बना हुआ है, और आप जानते होंगे। और इसके लिए सरकार कई सारी पहले करते हैं, गोकुल मिशन से लेकर के अलग अलग मिशन चलाती है। तो अगर आप यहां पर थोड़ा सा डेटा देखेंगे, तो अब वैश्विक दुग्ध उत्पादन में 25% का योगदान देता है कौन, भारत। यानी कि ग्लोबली जितना भी प्रोडक्शन होता है, उस ग्लोबली प्रोडक्शन में 25% का जो रेशियो होता है वो किसका होता है, आपके इंडिया का होता है। याद रखिएगा, हो सकता है आपके एग्जाम में ये पूछ ले कि वैश्विक लेवल का जो दुग्ध उत्पादन होता है उसमें भारत की हिस्सेदारी कितनी % है, आप कहेंगे सर 25% है। ए भाई, ऐसे ही प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। ये नहीं कि खाली इतना ही पढ़ लेना है आपको कि दुग्ध उत्पादन में कौन सा देश प्रथम है तो आप कहोगे भारत, ना जी ना। इसके अलावा भी इससे रिलेटेड जो डेटा होते हैं वो आपके एग्जाम के लिए क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। इसलिए सभी डेटा को आपको क्या करना है, बढ़िया तरीके से समझना है। अभी मेरी वॉइस सही आ रही है ना, ठीक, ज्यादा तेज तो नहीं है। चलो
देखो, हर एक बच्चे की शिकायत, कोई भी स्टूडेंट हो, अगर आपकी मुझसे कोई भी शिकायत है, आपकी शिकायतों पर जो है, अगर आपकी जेन्युइन शिकायत है, उस पर मैं खरा उतरूंगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिए, कहीं भी अगर आपको कुछ भी गड़बड़ लगता है करंट अफेयर्स क्लास में, आप स्टूडेंट हैं और आपका हक है मुझसे बोलना, ठीक है। आप डायरेक्टली मेरे नंबर पर भी आप मुझसे बोल सकते हैं कि सर ये वाला पॉइंट समझ में नहीं आया, इसको समझा दीजिएगा। नंबर मैं तुरंत यहां पर मेंशन कर दे रहा हूं ताकि चीजें आपकी क्लैरिफाई रहे। तो नंबर क्या है? 860444, ठीक है, 09201। इस नंबर पर आप डायरेक्टली आप मुझसे बात कर सकते, सीधे आप मुझसे बात कर पाएंगे। और अगर आपको करंट अफेयर्स क्लास में या कुछ अन्य चीज समझ में नहीं आती है, डायरेक्टली आप मुझसे इस पर बात कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, निसंकोच होकर के, ठीक है, आपका बोलने का हक है। चलिए, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं, पढ़ाई करने का उद्देश्य आपका मेन है, और अगर पढ़ाई में कोई समस्या आती है तो निश्चिंत होकर के आपको बोलना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो 860444090201 इस पर आप संपर्क कर लीजिए। इसके अलावा अगर एक डेटा हमारा देखते हैं तो पिछले 10 वर्षों में दूध उत्पादन में 63.56% की वृद्धि हुई है। भारत में दूध उत्पादन 2014-15 के दौरान 146.3 मिलियन टन से बढ़कर अभी जो 2023-24 का डेटा आया है उसके अकॉर्डिंग कितना हो गया है? 239, यानी कि 239.2 मिलियन टन हो गया है। अपने आप में एक बड़ी वृद्धि को दरअसल ये दर्शाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, भारत का रक्षा उत्पादन वित्त वर्ष 2023-24 में रिकॉर्ड 1.27 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। एक बड़ी उपलब्धि सरकार के लिए, हो सकता है आपके एग्जाम में प्रश्न पूछने, और मेक इन इंडिया पहल के फलस्वरूप ही ऐसा जो है हमें मिला है डेटा। वित्तीय कार्रवाई कार्यबल, ठीक है, FATF निजी क्षेत्र सहयोग मंच 2025 का आयोजन 25 से लेकर के 27 मार्च 2025 तक मुंबई में आयोजित किया गया। एक तो ये डेट आप याद रखिएगा, और डेट के साथ में ये प्लेस भी आपको याद रखना है, भूलना नहीं है, आपको याद रहेगा। चलिए, प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय पासला कृष्णमूर्ति की बेटी कृष्णा भारती का अभी हाल ही में 23 मार्च को निधन हो गया। ये स्वतंत्रता सेनानी थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की काफी करीबी जानी जाती थी, ठीक है। अभी हाल ही में उनका निधन हो गया है। चलिए आगे, भारत और किर्गिस्तान के बीच चल रहा संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर का, इसको जो है बेसिकली ये 23 मार्च को इसका टोकमोक में सफलतापूर्वक इसका संपन्न हो गया। आप जानते हो कि भारत और किर्गिस्तान के मध्य में जो है ये सालाना रूप से, यानी कि प्रतिवर्ष जो है आयोजित किया जाता है। आगे, भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय कार्यतंत्र की 25 मार्च को बीजिंग के चीन में जो है, यानी कि जो चीन का बीजिंग है वहां पर 33वीं बैठक संपन्न हुई। आप जानते होंगे चीन और भारत के मध्य में सीमा विवाद एक बड़े वर्षों से चल रहा है, और इसी परिप्रेक्ष्य में दरअसल ये बैठक संपन्न हुई है वहां पर। चलिए आगे, अब कल हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि बताओ किस मुगल बादशाह ने मकसूदाबाद नामक शहर की स्थापना की, जो बाद में मुर्शिदाबाद के नाम से जाना जाता है। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, तो ये हो गया अकबर हो जाएगा। जहां तक अकबर ही सही है, हो सकता है किसी किताब में अलग लिखा हो, लेकिन फिलहाल ये अकबर ही है, इज द राइट आंसर। चलिए अब हम आते हैं आज के टॉपिक पर, यानी कि आज का हमारा पहला टॉपिक क्या है। तो पहले टॉपिक पर आप नजर दौड़ाएंगे तो क्या है? नए वित्त सचिव का गठन। ये आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अभी जो ये नए वित्त सचिव का गठन हुआ है वो कौन हुए हैं? वो अजय सेठ को चुना गया है, ठीक है। अजय सेठ अभी हाल ही में नए वित्त सचिव के रूप में चुने गए हैं, ध्यान दीजिएगा। और वह तुहिन कांत पांडे, इनका नाम आपने कई बार मेरे मुंह से सुना होगा और आपको भी इनके बारे में पता होगा। तो ये तुहिन कांत पांडे का स्थान ग्रहण करेंगे। और तुहिन कांत पांडे के बारे में आपको बता दूं मैं कि दरअसल ये क्या है, वर्तमान में सेबी जो आपका है ना, सेबी के क्या है, ये अध्यक्ष हैं। भाई साहब एक बात बताओ, मैंने सेबी के बारे में मैंने कई बार आपको बताया हुआ है कि सेबी क्या है, सेबी का गठन किस वर्ष हुआ था, सेबी का कार्यालय कहां पर है। तो जरा मुझे कमेंट करके फटाफट आप लोग बताओ कि सेबी का कार्यालय कहां पर है। और सेबी के वर्तमान अध्यक्ष तो आपने सुन ही लिया यहां पर मेरे से। तो सेबी पर क्या होता है ना कि प्रश्न यहां पर प्री में ही पूछा जाता है आपका, और प्री के साथ में मेंस में भी आपके यहां से प्रश्न पूछा जाता है। इसलिए सेबी को आप लोग क्या करिएगा, शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा। ये मैं आपको टास्क दे रहा हूं। जिन लोगों ने पहले मेरी बात सुनी होगी, जिन्होंने सेबी पर नोट्स बना लिया होगा वो तो अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं बनाया होगा वो सेबी पर क्या करेंगे, नोट्स बना लेंगे। यानी कि आज का आपका यह टास्क है, टास्क नंबर 1। जो अभ्यर्थी चैनल पर मेरे नए हैं अभी इस समय, जो मेरा वीडियो पहली बार देख रहे होंगे, उनको मैं बता दूं कि आप लोगों को दरअसल 2 कॉपी बनानी है साथ साथ में। जब भी आप मेरा करंट अफेयर्स करें तो 2 कॉपी लेके बैठे। एक कॉपी आपकी क्या होगी, होमवर्क वाली होगी, जहां पर मैं आपको इस तरीके से टास्क दिया करूंगा कि भाई आपको ये रेडी कर लेना है, ये तैयार कर लेना है, ठीक है। एक बात, आपकी दूसरी जो कॉपी होगी वो क्या होगी, वो होगी आपकी निबंध की या फिर आपकी पीसीएस के मुख्य परीक्षा की, जहां पर मैं जो है आपको देता हूं लास्ट में वीडियो के अंत में एक प्रश्न जिसका उत्तर आपको वहां पर लिखना होता है, या निबंध देता हूं तो निबंध भी आपको वहां पर लिखना होता है, राइट। तो 2 कॉपी आपको बना के चलनी है साथ साथ में मेरे, ओके, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और बाकी आप लोग सेबी जो है होमवर्क नोट कर लीजिए, इसको आपको होमवर्क करना है घर पे बैठ करके। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो अब मुझे बताओ कि हाल ही में किसे नए वित्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अभी जस्ट हमने आपको बताया, आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तुहिनकांत पांडे, अजय सेठ, अजय मलिक या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी जल्दी मुझे इसका उत्तर बताओ। तो मेरे अकॉर्डिंग इसका उत्तर आप सभी लोग बताएंगे सही। क्या हो जाएगा? अजय सेठ हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। ठीक, ये भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं, यानी कि आईएएस के अधिकारी, आईएएस रहे हैं ये। ठीक है, चलिए आगे। अंग्रेजी भाषा श्रेणी में साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2024 अभी हाल ही में प्रदान किया गया है। आप कहेंगे सर जी किसको प्रदान किया गया है? तो ये दरअसल जो अनीसुर रहमान है, इनको अभी हाल ही में अंग्रेजी भाषा श्रेणी में साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2024 के से इनको पुरस्कृत किया गया है। अभी एग्जाम के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और इसका अगर डिटेलिंग डेटा अगर आपको चाहिए तो पीआईबी, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो पीआईबी की वेबसाइट आप लोग खोलिएगा, वहां पर पूरी लिस्टिंग दी हुई है, आप वहां से इसको रेडी कर लीजिएगा। एक्चुअली में मैं यहां पर लिस्टिंग उसकी देने वाला था, लेकिन दिमाग से स्लिप कर गया मेरे, तो वो रह गया मेरे से। अगले दिन कभी अगर इस पर प्रश्न मैं कराऊंगा तो सारी लिस्टिंग आपको मैं दिखा दूंगा, वहां से आप लोग अच्छे से रेडी कर लीजिएगा। और भी पॉइंट, तो दरअसल हुआ क्या है कि जो अनीसुर रहमान है, ठीक है, तो अनीसुर रहमान द्वारा अंग्रेजी भाषा श्रेणी में अनुवादित हजारों ख्वाहिश है ऐसी, क्या हजारों ख्वाहिश है ऐसी को साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। ठीक है, याद देखिएगा इस पॉइंट को। यह पुरस्कार दरअसल अनुवाद पुरस्कार के वर्ष से ठीक पहले वाले वर्ष से पहले के 5 वर्षों, यानी कि 1 जनवरी 2018 से 31 दिसंबर 2022 के बीच के दौरान पहली बार प्रकाशित अनुवादों से संबंधित है अपने आप में। ठीक है, इसको याद रखिएगा। आगे अब बताओ, इसी पर आधारित आपके सामने प्रश्न है। पहला नंबर एक कथन क्या है कि हाल ही में अंग्रेजी भाषा श्रेणी में साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2024 से अनीसुर रहमान को सम्मानित किया गया है। तो बिल्कुल सही बात है, अभी यही तो हुआ है। तो ये वाला कथन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। जबकि दूसरा कथन हम पढ़ेंगे तो उसमें क्या लिखा हुआ है? उसमें लिखा हुआ है कि अनीसुर रहमान द्वारा अंग्रेजी भाषा श्रेणी में अनुवादित हजारों ख्वाहिश, क्या हजारों ख्वाहिश है ऐसी को साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। बिल्कुल सही बात, दोनों कथन सही हैं। अब आपको एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए यहां पर क्या करता, ये जो आप लिखा है ना हजारों ख्वाहिश ऐसी है, इसकी जगह पर कोई और नाम लिख देता, या फिर अनीसुर रहमान की जगह पर कोई नाम और लिख देता, तो आप हो सकता था कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन फिलहाल यहां पर सही लिखा है, यानी कि 1 और 2 दोनों ही कथन सही लिखे हैं। इस हिसाब से कूट में अगर आप देखेंगे तो क्या लिखा है, उपरोक्त कथनों में कौन सा से कथन सही है? तो उपरोक्त कथनों में दोनों सही हैं, यानी कि 1 और 2 दोनों कथन सही है। तो कूट में देखो कहां पर 1 और 2 है, तो आप पाएंगे कि सी वाले ऑप्शन में दोनों कथन है, यानी कि सी इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत तो नहीं है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सिग्मो उत्सव, ये भाई साहब अभी मनाया गया है। आप कहेंगे सर सिग्मोत्सव कहां पर मनाया गया? सिग्मोत्सव या सिग्मो उत्सव ये दरअसल गोवा में मनाया गया। कहां पर मनाया गया? गोवा में मनाया गया। और गोवा के बारे में आप लोग जानकारी अच्छे से रखते होंगे। गोवा के बारे में मैंने कई बार आपको बताया है, कई सारे प्रश्न आपको मैंने बताए हैं वहां पर कि स्टेट जो पर्टिकुलर आपका गोवा है उससे संबंधित जो प्रश्न है वो किस प्रकार से आप एग्जाम में पूछा सकते हैं। तो अगर हम बात सिग्मो उत्सव की करते हैं तो ये दरअसल गोवा में मनाया जाता है, और यह एक गोवा का पारंपरिक जो है उत्सव है अपने आप में, जो बसंत के आगमन और फसल के मौसम का जश्न मनाता है। तो आप जानते होंगे इस समय वसंतोत्सव चल रहा है, वसंत का उत्सव चल रहा है अपने आप में, और उसी समय दरअसल ये क्या है, मनाया जा रहा है। यहां पर गोवा की सांस्कृतिक और जो भी कलात्मक गतिविधियां होती हैं उनको प्रदर्शित करने का भी काम यहां पर किया जाता है, यानी कि गोवा का कल्चर, गोवा के बारे में सब कुछ सारी यहां पर जो है क्या की जाती हैं, प्रदर्शित की जाती हैं, यानी कि गोवा के बारे में कहीं ना कहीं जानकारी ये उत्सव देता है। ठीक है, यह उत्सव दरअसल 15 दिनों तक मनाया जाता है और फरवरी से मार्च में मनाया जाता है। सिग्मोत्सव के अंतर्गत गोवा की संस्कृति और परंपरा को दर्शाने वाले विभिन्न सांस्कृतिक आयोजन जो है कराए जाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा इस पॉइंट को। इस दौरान पारंपरिक गोवा के व्यंजन भी उपलब्ध होते हैं, और सिग्मोत्सव जो भी मनाया गया वो 15 मार्च से लेकर के 29 मार्च तक मनाया जा रहा है। सिग्मोत्सव को फूल खेलना के नाम से भी जाना जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट उत्सव हो गया। आप जानते हो कि जितने भी प्रमुख उत्सव, त्योहार या आयोजन होते हैं उन पर प्रश्न आप एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं, तो इस ऐसे आयोजनों पर आपकी नजर पैनी होनी चाहिए। ऐसे उत्सवों पर आप जो है अच्छे तरीके से इसको रेडी कर लीजिएगा। ठीक है, कुछ लोग बैठ करके फोन देख रहे हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, चैट कर रहे हैं, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे कर रहे हो, ऐसा फोन को रख दीजिए साइड। अगर फोन से पीछे आप लोग नहीं छुड़ाओगे तो एक बात ध्यान रखिएगा, जिंदगी हो जानी है बर्बाद। बहुत सीधे और सपाट तरीके से मैं आपसे कह रहा हूं, मैं फिर से कह रहा हूं, ये इंस्टाग्राम, मैंने एक दिन समझाया था आप लोगों को टाइम मैनेजमेंट के बारे में। मैंने कहा था कि जो वायरस आपके फोन के होते हैं ना, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ये खासकर स्नैपचैट। अच्छा, स्नैप चर्चाओं में क्यों रहता है भाई साहब? स्नैप इसलिए रहता है
क्योंकि यहां पर एक छोटी छोटी क्लिप बन जाती है वीडियो की, ठीक है। और क्या होता है, स्नैप खास बात क्या करता है, स्नैप जो करता है वो आपको क्या कर देता है, काले से गोरा कर देता है। और गोरा दिखना किसको पसंद नहीं है, अच्छा दिखना किसको पसंद नहीं है, ठीक है भाई साहब। ऐसा है, स्नैप से अपने अच्छाई को प्रदर्शित मत कीजिए। आपको अगर अपनी अच्छाई, अपने गोरेपन को, अपने अगर पर्सनालिटी को एनहांस करना है, ग्रो करना है, उसके लिए आप पढ़ाई करिए, अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाइए। दुनिया आपके ऊपर झुक जाएगी, दुनिया आपके सामने झुकेगी, दुनिया आपके पैरों में झुकेगी, दुनिया आपका सम्मान करेगी, आदर करेगी। इसलिए पढ़ाई विद्या को ग्रहण कीजिए, बजाय इसके कि स्नैप को लेकर के मुंह बना करके सेल्फी जो ऐड कर देते हो ना, इससे कुछ नहीं होगा, ठीक है। अगर अच्छा दिखना है तो उसके लिए काम करिए, अपने पर प्रयास करिए, ठीक है। एक नेक इंसान बनिए, दुनिया आपको सलाम करेगी, राइट। स्नैप से गोरा और काला नहीं होता। चलिए, और ये लाइफ के आपके सबसे बड़े डिस्ट्रैक्शन है, मैं फिर से कह रहा हूं, सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन आपके समय सोशल साइट्स है, चाहे वो व्हाट्सएप है आपका, चाहे आपका फेसबुक है, चाहे वो स्नैप है आपका, चाहे वो इंस्टाग्राम है। ये 4 साइटें ऐसी हैं जो जिंदगी बर्बाद कर देने वाली हैं। और ये नशा अपने आप में आपके स्मोकिंग करने से, ड्रिंक करने से, बियर पीने से, विस्की पीने से ज्यादा नशा है अपने आप में, क्योंकि इसमें समय आपका बहुत वेस्ट होता है, ठीक है। आप ड्रिंक किए, पीजे, सो गए, काम खत्म आपका। लेकिन ये नशा ऐसा है कि जिसमें आप सब कुछ छोड़ करके इस पर लग जाते हो। तो ये काम मैं आपसे हम्बली रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, एज ए फ्रेंड, एज ए टीचर, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप सोशल साइट से प्लीज कुछ टाइम के लिए कम से कम जो है आप दूर हो जाइए। आपका समय बहुत बहुमूल्य है, और अगर आज आपने अपने समय का आदर नहीं किया, सम्मान नहीं किया, तो ध्यान रखिएगा कि समय आपको ऐसी लताड़ मारेगा कि जीवन में कहीं के आप नहीं रहेंगे। इसलिए मैं फिर से कह रहा हूं कि वर्तमान को मेहनत में लगाइए, निश्चित रूप से आपका भविष्य जो है सुनहरा होगा, फ्यूचर सुनहरा होगा। प्रेजेंट को यूज कर लीजिए, अदरवाइज समझ लीजिए फिर मामला बहुत गड़बड़ रहेगा। चलिए, सिग्मो उत्सव का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उस जगह से हम लोग निकल चुके हैं। हम लोग के टाइम में तो इतना नहीं था इंस्टाग्राम, हमें तो एमएससी करने तक भी मेरे फोन में व्हाट्सएप नहीं था। एमएससी करने के बाद मैंने चलाया व्हाट्सएप, सही बता रहा हूं मैं, ठीक है। 2015 के जनवरी में, मैंने फरवरी में मुझे लग रहा है शायद, मैंने एंड्रॉइड फोन लिया था, ठीक है। चलिए, उत्तर प्रदेश यानी कि सिग्मो उत्सव का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार या फिर गोवा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सिंपल सी बात, अभी हमने जस्ट आपको बताया, इसका उत्तर हो जाएगा गोवा। और गोवा के बारे में कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। आज हालांकि मैंने गोवा के बारे में नहीं बताया, लेकिन मैंने आपको इसके पहले वाले कई सारे सेशन में मैंने गोवा के बारे में कई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं, ठीक है। तो गोवा के बारे में एक बार जरा पढ़ लीजिएगा। गोवा स्टेट जो है, यहां पर खूब प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग गोवा के बारे में आज जाकर के इंटरनेट के माध्यम से पढ़ लेंगे। ओके, चलिए आगे। 11वीं तैराकी चैंपियनशिप 2025 दरअसल ये चर्चाओं में है, और ये चर्चाओं में इसलिए है क्योंकि अभी दरअसल ये जो 11वीं तैराकी जो स्विमिंग चैंपियनशिप है, ये दरअसल भारत में आयोजित होने वाली है, इसीलिए चर्चाओं में है। और तो ये आपको याद रखना कि 11वीं जो आपके स्विमिंग चैंपियनशिप 2025 है वो कहां पर आयोजित होगी? तो भारत में आयोजित होगी। और कब से कब तक आयोजित होगी, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो 1 से लेकर के 15 अक्टूबर 2025 तक ये आयोजित की जाने वाली है, इसलिए आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। और कहां पर? अहमदाबाद के, यानी गुजरात के जो है अहमदाबाद के नारायणपुरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में दरअसल यह 11वीं एशियाई तैराकी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किया जाएगा। याद रहेगा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट को, ठीक है। खेल से संबंधित जो प्रश्न आपके एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं। चलिए, तो अब मुझे बताइए, तैराकी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किया जाएगा पाकिस्तान, भारत, ऑस्ट्रेलिया, इनमें से कोई? आज मैंने कोई बहुत बड़े प्रश्न नहीं बनाए हैं, ठीक। कल एक्चुअली में टाइम भी नहीं मेरे पास था, कुछ मुझे क्लासेस लेनी, तो बाद मैंने शॉर्ट में बना दिया है, ठीक है। न्यूज बहुत ज्यादा लॉन्ग में नहीं बनाया, बड़े बड़े नहीं बनाए मैंने क्वेश्चन। तो बताओ, तैराकी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किया जाएगा, कहां पर किया जाएगा? ये दरअसल भारत में किया जाएगा। भारत के कहां पर? भारत के दरअसल अहमदाबाद के नारायणपुरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, ठीक है। याद रहेगा पॉइंट। चलिए, स्विमिंग आप सभी लोगों को भी आनी चाहिए, और स्विमिंग अपने आप में एक बहुत अच्छी क्या है, एक्सरसाइज है, आप सभी लोग जानते होंगे। तो कम से कम स्विमिंग वगैरह, अगर आपके आसपास कोई स्टेडियम वगैरह है, अगर वहां पर स्विमिंग सिखाई जाती है तो सीख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, बूथ स्तर के अधिकारियों के पहले प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन अभी हाल ही में हुआ है, और किन्होंने किया है? तो आप जानते होंगे जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं आपके, आप कहेंगे सर वो कौन है? तो वो है भैया आपके ज्ञानेश कुमार, ठीक है। तो सबसे पहला प्रश्न तो आपके एग्जाम के यही जरूरी है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन होते हैं, कौन है? तो वो है आपके ज्ञानेश कुमार, ठीक है। ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तुरंत पढ़ ले, क्या करिए, फट से टिक लगा लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो इन्होंने अभी क्या काम किया है? इन्होंने अभी 26 मार्च को, 26 मार्च को, अब ये डेट भी आपको याद रखना है,
26 मार्च को नई दिल्ली में, यह भी याद रखना है, नई दिल्ली में बूथ स्तर के अधिकारियों के पहले प्रशिक्षण कार्यक्रम का दरअसल अभी क्या किया है, उद्घाटन किया है, इसका इनॉग्रेशन किया है अपने आप में। ठीक है। दूसरा, आगामी कुछ वर्षों में ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों में औसतन 10 मतदान केंद्रों पर एक बीएलओ के आधार पर 1 लाख से अधिक बूथ स्तर के अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जाएगा, उनको ट्रेंड किया जाएगा। तो यह भी हाल ही में दरअसल ये जो आपके आयुक्त हैं, निर्वाचन आयुक्त हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार, इन्होंने ही ये किया है। ठीक, चलिए। इस दौरान मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने इस बात पर बल दिया कि संविधान के अनुच्छेद, देखो ये फैक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है, और ये आपके एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, तो इसको फट से टिक लगा लीजिए। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि आर्टिकल 326, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, आर्टिकल 326 यानी कि अनुच्छेद 326 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 20 के अनुसार या अनुरूप केवल सामान्य रूप से निर्वाचन क्षेत्र में निवास करने वाले 18 वर्ष से अधिक आयु के भारत के नागरिकों को मतदाता के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है। तो आपके परीक्षा में या आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है कि किस आर्टिकल या जनप्रतिनिधि अधिनियम की किस धारा के तहत में जो है इसको मतदान की जो आयु है वो 18 वर्ष से अधिक आयु के होनी चाहिए। तो आप बताएंगे कि सर आर्टिकल 326 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 20 के अनुसार। याद रहेगा पॉइंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है क्योंकि मुख्य निर्वाचन आयुक्त का स्टेटमेंट है, ऐसे में प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बनना स्वाभाविक है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा अलग से। ठीक है, चलिए। अब चूंकि निर्वाचन आयोग चर्चाओं में है तो एक बार हम लोग निर्वाचन आयोग के बारे में पढ़ लेते हैं। तो आप जानते होंगे निर्वाचन आयोग के बारे में हम बात करेंगे, 2 होते हैं, एक केंद्र में होता है और एक यानी कि भारत का निर्वाचन आयोग होता है और एक होता है राज्य का निर्वाचन आयोग। जो आपका भारत का निर्वाचन आयोग होता है वो किनका किनका इलेक्शन कराता है, या भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, और आर्टिकल 324 के संदर्भ में ही निर्वाचन आयोग के गठन की बात कही गई। आप यह भी जानते होंगे, कई बार आर्टिकल 324 पर प्रश्न पूछ लेता है आपसे, पूछा भी गया होगा, आप जानते भी होंगे, होता नहीं जानते हैं तो आर्टिकल 324 क्या है एक बार इसको अच्छे से और देख लीजिएगा। ठीक है, आर्टिकल 324 जो कि निर्वाचन आयोग के बारे में चर्चा करता है। ठीक है, अब यहां पर कुछ पॉइंट हम देख लेते हैं। ये देखो यहां पर लिखा भी गया है, तो चलो। और निर्वाचन आयोग क्या है, एक स्थायी एवं स्वतंत्र निकाय है। इसका गठन भारत के संविधान द्वारा देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के उद्देश्य से किया गया था, यानी कि संवैधानिक तंत्र है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कौन? आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, याद रखिएगा अपने आप में, और स्वतंत्र निकाय है। ठीक है, अपने आप में जो है इस पर किसी का अधिकार नहीं है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि दरअसल जो भारत का निर्वाचन आयोग होता है वो किसका किसका इलेक्शन कराता है। ये कराता है संसद का। किसका कराता है? संसद का। और अगर हम संसद की बात करेंगे तो संसद में क्या आएगा? संसद में आता है आपका लोकसभा, फिर आएगा आपका राज्यसभा और आएंगे आपके राष्ट्रपति। तो 3 लोग का इलेक्शन एक कराएगा। कौन कराएगा भाई? ये आपका जो है जो निर्वाचन आयोग है, भारत का निर्वाचन आयोग। ठीक है, यानी कि संसद का चुनाव कराएगा, राज्य विधानमंडल का चुनाव कराएगा। तो राज्य विधानमंडल में क्या होता है, जिस तरीके से केंद्र में निम्न सदन लोकसभा होता है, उच्च सदन राज्यसभा होता है संसद के अंतर्गत, ठीक इसी प्रकार से राज्य विधानमंडल के अंतर्गत निम्न सदन विधानसभा होता है और जबकि उच्च सदन क्या होता है? विधान परिषद होता है। तो संसद का चुनाव भी यानी कि लोकसभा और राज्यसभा का चुनाव भी कौन कराता है? भारत का निर्वाचन आयोग कराता है। जबकि वहीं दूसरी ओर राज्यों की अगर हम बात करेंगे तो राज्यों में भी विधानसभा और विधान परिषद का भी इलेक्शन दरअसल कौन कराता है? भारत का निर्वाचन आयोग कराता है। और इसके अलावा जो आपके प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति और साथ ही साथ में उपराष्ट्रपति जो होते हैं, इनका भी इलेक्शन कौन कराता है? तो इनका भी इलेक्शन दरअसल कौन कराता है? आपका जो है भारत का निर्वाचन आयोग कराता है। याद रहेगा ये पॉइंट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहां पर कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं कि राज्य निर्वाचन आयोग क्या करेगा, ये तो ये करा देगा। तो राज्य निर्वाचन आयोग जो इलेक्शन कराएगा वो कराएगा दरअसल पंचायतों का। याद रहेगा फैक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको अलग से नोट डाउन चाहे तो आप कर लीजिएगा। अगर हम बात करते हैं, ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, ईसीआई की, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, तो ये यानी कि भारत का निर्वाचन आयोग जो होगा वो कराएगा आपका किसका किसका? संसद का। किसका? संसद का। ठीक, इसके अलावा क्या किसका कराएगा? राज्य विधानमंडल का। किसका? राज्य विधानमंडल का कराएगा, राज्य विधानमंडल का कराएगा। ठीक है, और किसका कराएगा? राष्ट्रपति का कराएगा, राष्ट्रपति का, और किसका कराएगा? उपराष्ट्रपति का। ये नोट कर लो, आज ही बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राष्ट्रपति का कराएगा। ठीक है, अब ये संसद है तो संसद में क्या आएगा? संसद में आएगा 2,
एक आएगा आपका लोकसभा का इलेक्शन, है ना, ये तो आएगा लोकसभा, और क्या आएगा, दूसरा क्या आएगा, राज्यसभा आएगा आपका, है ना, राज्यसभा आएगा। ठीक, अब राज्य विधानमंडल है तो राज्य विधानमंडल में भी दो आएगा, कौन कौन सा, विधानसभा का इलेक्शन, ठीक है, विधानसभा और विधान परिषद, यानी कि जो आपका उच्च सदन होता है, ठीक है, विधान परिषद, ठीक है, विधान परिषद। ठीक है, आप जानते होंगे ना कि जैसे संसद में निम्न सदन लोकसभा होता है, ठीक उसी तरीके से राज्य विधानमंडल के अंतर्गत निम्न सदन विधानसभा होता है। जैसे संसद के अंतर्गत उच्च सदन राज्यसभा होता है, ठीक उसी प्रकार से राज्यों में उच्च सदन यानी कि राज्य विधानमंडल का उच्च सदन विधान परिषद होता है। ठीक है, अच्छा एक चीज आपको यहां पर और याद रखना है कि कई सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर क्या है, एक सदनीय विधानमंडल है, एक सदनीय है। वो कौन कौन से स्टेट हैं, ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में खूब पूछा जाता है। जरा मेरी बातों को दिल दिमाग सब कुछ खोल के ध्यान से सुनिएगा जो कहने वाला स्टेटमेंट, और वही है कि आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है कि वो कौन से राज्य हैं जो एकल सदनीय हैं, एकल सदनीय विधानमंडल हैं। ठीक है, जैसे कि आपका ऊपी मतलब यूपी, ठीक है, उत्तर प्रदेश क्या है, दो सदनीय विधान परिषद मतलब है विधानसभा है, यानी कि उसमें विधानसभा भी है और विधान परिषद भी, यानी कि निम्न सदन भी है और उच्च सदन भी है। लेकिन कुछ ऐसे स्टेट हैं जहां पर एकल सदनीय है विधानमंडल। वो कौन कौन से राज्य हैं जहां पर एक सदन है, जहां पर दो सदन है? ऐसे स्टेट के बारे में आपके एग्जाम में खूब प्रश्न पूछता है। मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आज ही आप इसको रेडी करेंगे, और ये आपका क्या है, टास्क नंबर 2 है। ठीक है, कि वो कौन कौन से स्टेट हैं जहां पर एक सदन और दो सदन पाए जाते हैं। टास्क नंबर 2 ये भी आपका क्या है, होमवर्क है भाई साहब। अगर इसी तरीके से आप रेडी करते हुए चलेंगे तो आपका करंट अफेयर्स बिल्कुल भी गलत नहीं होने वाला है। ठीक है, चलिए, तो यहां पर कुछ पॉइंट दिए गए हैं आपके एग्जाम के लिए, और ये पॉइंट हमने आपको बता दिया। इसके अलावा निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य आयुक्तों से मिलकर बना होता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यह भी फैक्ट आपके एग्जाम में खूब पूछा जाता है, तो आपको इसको भी क्या करना है, रेडी कर लेना है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति व उन्हीं आधारों पर ही हटाया जा सकता है जिस रीति व आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है, जैसे कि महाभियोग के द्वारा। महाभियोग की प्रक्रिया आपके एग्जाम के लिए खूब इंपॉर्टेंट होती है। कई बार महाभियोग पर प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछा जाता है। किस पर, महाभियोग। बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, बस सर्च कर लीजिएगा, महाभियोग। ठीक है, ये आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत आवश्यक है। और एक टर्मिनोलॉजी और चलती है पार्लियामेंट में, नो कॉन्फिडेंस मोशन। सुना है कि नहीं सुना है, लो कॉन्फिडेंस मोशन। इस पर भी प्रश्न आपके एग्जाम में खूब पूछा जाता है। ये सब पॉलिटी की टर्मिनोलॉजीज हैं और जहां पर प्रश्न खूब बनते हैं भाई साहब, इसको सब इग्नोर मत कीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, सर्च कर लीजिएगा। राइट, चलिए, तो ये आपने यहां पर इन चीजों को समझ लिया है। अब इसे आधारित आपके सामने प्रश्न है कि नंबर 1, निम्नलिखित कथनों में कौन सा ऐसे कथन सही नहीं है, यानी कि रॉन्ग स्टेटमेंट आपसे पूछा है। चलिए देखते हैं। पहला, 26 मार्च को नई दिल्ली में बूथ स्तर के अधिकारियों के पहले प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। किन्होंने किया, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे उन्होंने किया। ठीक है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, तुहिनकांत पांडे हैं। बस यही स्टेटमेंट क्या हो गया, आपका रॉन्ग हो गया, क्योंकि मुख्य निर्वाचन जो आयुक्त है वो कौन है, वो हैं भैया आपके ज्ञानेश कुमार। तो बस ये वाला स्टेटमेंट जो है हो गया आपका क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो क्या पूछा है, कौन सा सही नहीं है, तो यही नहीं सही है, यानी कि केवल 2 वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका सही, यानी कि बी इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत? चलिए आगे। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, यह भी चर्चाओं में है। आप जानते हो कि वर्ष 2008 में इसकी शुरुआत हुई थी, और अभी बहुत व्यापक स्तर पर दरअसल प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की स्थापना की गई है। और आप जानते होंगे इन केंद्रों पर दरअसल जेनरिक जो मेडिसिन होती हैं वो दरअसल इस पर दी जाती हैं, ताकि जो भी गरीब लोग होते हैं वो सस्ती दामों पर जो है दवाएं आपको मिल सके। ध्यान दीजिएगा, जो जेनरिक मेडिसिन होती हैं और जो बाकी कंपनियों के द्वारा जो मेडिसिन दी जाती हैं उनमें कोई खास डिफरेंस नहीं होता है। इनफैक्ट कोई डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, अंतर एक चीज का होता है, वो होता है पैसे का। जेनरिक मेडिसिन और जो आपकी कंपनियों की जो मेडिसिन आती है ना अलग अलग, ध्यान दीजिएगा, एक बहुत अच्छी बात मैं आपको यहां पर बता रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा। जो आपकी जेनरिक मेडिसिन होती हैं, क्या, जो भी आपकी जेनरिक मेडिसिन होती हैं, ठीक, जेनरिक मेडिसिन, ठीक है, और एक मेडिसिन जो होती है जो जनरली जो कंपनी के द्वारा बनाई जाती है, ब्रांडेड कम होती है, ब्रांडेड, ठीक है, ब्रांडेड जो होती मेडिसिन होती है आपकी, ठीक है।
इनके मूल्य और इनके मूल्य में कई बार अगर जेनरिक मेडिसिन का मूल्य अगर किसी मेडिसिन का 1 रुपया है तो कई बार अंतर इतना बड़ा होता है कि इनके और इनके दामों में 90 गुने का फासला होता है। यह डिफरेंस होता है। कैंसर की एक मेडिसिन होती है, मुझे याद नहीं आ रहा, फोलोक्लिक करके एक मेडिसिन आती है, उसका जो सालाना खर्चा आता है वो आता है जो है ब्रांडेड दवाओं में, जो कैंसर की मेडिसिन उसका खर्चा आता है लगभग 1,25,000 समथिंग। कितना? 1,25,000। ठीक। वहीं इसी सेम जो है इफेक्ट करने वाली जो मेडिसिन जेनरिक मेडिसिन आती है उसका प्राइस यहां पर अगर सालाना निकालेंगे तो आएगा लगभग 10,000 समथिंग। आप सोचो, एक है सालाना खर्चा उसका 10,000 रुपया आता है और एक का सालाना खर्चा आता है लगभग 1.25 लाख का। आप सोचिए कि कंपनियां जो होती हैं, ये जो क्या कहते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, ये क्या करती हैं? दरअसल सॉल्ट और मॉलिक्यूल दो का खेल होता है मेडिसिन को बनाने में। ठीक है, तो दरअसल क्या जो ये कंपनियां होती हैं बड़ी बड़ी, ये उन्हीं मॉलिक्यूल्स के आधार पर मेडिसिन का फॉर्मेशन करती हैं और वहां पर मेडिसिन बनाती हैं। अगर आपने कभी बीएससी मैक्रो किया होगा या जूलॉजी किया होगा या बायोटेक्नोलॉजी से अगर आपने बीएससी में से किया होगा, तो अगर आप कभी ट्रेनिंग करने गए होंगे तो आपने फार्मा कंपनी का अगर विजिट किया होगा। जब मैं बीएससी कर रहा था मैक्रो से, तो उस समय मैं एक कंपनी है, मैं नाम अभी नहीं लूंगा, वहां पर जो है नाम ले लेता हूं, प्रिस फार्मा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, प्रिस फार्मा प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, वहां पर मैं ट्रेनिंग किया, तो वहां पर मैंने मेडिसिन के बारे में देखा कि किस प्रकार इसके मेडिसिन बनती हैं। आप जानते होंगे कि जिन्होंने कंपनी का दौरा किया होगा, बीटा प्लांट, नॉन बीटा प्लांट है ना, ऐसे होते हैं। वहां पर मैंने देखा कि किस प्रकार से मेडिसिन बनती हैं, किस प्रकार से फार्मूले वगैरह होते हैं। बहुत जानकारी तो हम लोग को नहीं दी जाती, लेकिन हाँ वहां पर काफी कुछ चीजें मैंने देखी, किसी डिपार्टमेंट से लेकर अलग अलग जगह पर मैंने चर्चाएं की। तो मॉलिक्यूल्स एंड सॉल्ट का दरअसल कॉम्बिनेशन होता है। इसी आधार पर जो ब्रांडेड कंपनियां होती हैं क्या काम करती हैं, आपकी मेडिसिन को बनाती हैं। और मजेदार बात यह है कि इन ब्रांडेड कंपनियों का जो रेट होता है, दरअसल कंपनियां ये खुद तय करती हैं, खुद तय करती हैं कंपनियां, जबकि जेनरिक मेडिसिन पर गवर्नमेंट का हस्तक्षेप होता है, गवर्नमेंट इसको तय करती है। ऐसे में ये अपने दाम को मैन्युफैक्चर से लेकर के एडवर्टाइजमेंट तक के खर्चा खूब जोड़ती हैं और आपको जो है जो 1 रुपए की मेडिसिन होनी चाहिए, जो 25 पैसे 10 पैसे की मेडिसिन होनी चाहिए, उसको ये लोग जो है खूब ज्यादा लंबे बड़े बड़े दामों पर देती हैं। आप लोग रेविटाल खाते होंगे, भैया मत खाइएगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारी मेडिसिन है जिनका रेट हाई रेट है, चाहे वो आपका जीरोडाल पी हो, चाहे आपका क्या कहते हैं रेविटाल हो, चाहे आपका टेट्रासाइक्लिन हो, कई सारे मेडिसिन, चाहे आपका जीरोडाल पी हो, आपका ये क्या कहते हैं डोलो मेडिसिन, चाहे आपका पीसीएम हो, ये सब मेडिसिन बहुत बहुत महंगी महंगी बेची जाती हैं। पीसीएम फिर भी सस्ती है। जीरोडाल पी का रेट आप देख लीजिए, आप रेविटाल क्या देख लीजिए, क्या कहते हैं प्राइस। ठीक है, ऐसे ही कोरेक्स की मेडिसिन, कोरेक्स जो आपकी आती है छोटी सी सिरप, उसका रेट देख लीजिए, बहुत हाई लेवल की आती हैं। आप इनको ना लेकर बल्कि आप जेनरिक मेडिसिन पर आप फोकस कीजिएगा, ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा, ये कंपनियां बहुत ही मनमाने तरीके से अपने रेट को जो है रखती हैं और जेनरिक मेडिसिन इनमें कोई खास डिफरेंस होता नहीं है। आप लोग जेनरिक मेडिसिन को लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये मैंने आपको सामान्य जानकारी के लिए मैंने आपको बता दिया है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अभी हाल ही में क्या हुआ है कि देश भर में कुल 15,057 जो जन औषधि केंद्र है वो खोले जा चुके हैं, जहां पर जेनरिक मेडिसिन दे रही है और सरकार जो है इनको प्रमोट कर रही है व्यापक स्तर पर, ठीक है। औषधि केंद्र अब यहां पर लिखे गए हैं कि देश के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 28 फरवरी 2025 तक खोले गए जन औषधि केंद्र की संख्या इस प्रकार है। यहां पर अलग अलग स्टेट के बारे में संख्या दी गई कि कहां कहां पर कुल कितने कितने जो है जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं। हो सकता है इनमें से कोई स्टेट के बारे में आपसे पूछ ले कि बताओ इस पर्टिकुलर स्टेट में फिलहाल 28 फरवरी तक यानी कि फरवरी माह तक जो है कुल कितने जन औषधि केंद्र हैं। बिहार में 812 है, बिहार को याद रख लो, कई बार आप एग्जाम पूछा सकता है। बिहार याद कर सकते हैं आप, छत्तीसगढ़ भी याद कर सकते हैं आप, ठीक है, हरियाणा भी आप याद कर सकते हैं, कई बार आपके एग्जाम पूछा सकता है, ठीक है। और हरियाणा के साथ जो है आपका जम्मू एंड कश्मीर में भी आप जो है याद कर सकते हैं। ये भी डेटा आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ये आपके लिए जरूरी है। चलिए बाकी यहां पर और भी स्टेट के बारे में दे रखा है, यहां पर कहीं यूपी अगर दिया होगा तो यूपी को भी आप लोग रेडी कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बाकी आप जानते होंगे प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र परियोजना का शुभारंभ वर्ष 2008 में सभी को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराना के उद्देश्य से दरअसल जन औषधि केंद्र की स्थापना की गई थी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जेनरिक मेडिसिन लीजिए, दादा बवाल में मत फंसिए। बताइए प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र परियोजना का शुभारंभ कब किया गया? 2005, 2008, 2024, 2000 इनमें से कोई नहीं, तो 2008 में किया गया था। बी इज द राइट आंसर, ठीक। भक्त माता कर्मा, ये अभी इनकी हाल ही में 1009वीं जयंती
मनाई गई और इनके इस पावन अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? विष्णुदेव साय जी हैं। इन्होंने 25 मार्च को राजधानी रायपुर में उनको समर्पित डाक टिकट का भव्य विमोचन किया। तो ये आपके एग्जाम के लिए बहुत जो है इंपॉर्टेंट है। और भक्त माता कर्मा दरअसल भगवान श्री कृष्ण की दरअसल भक्त थी और अपने आप में इनको लेकर के जो है बहुत ज्यादा ये इमोशंस में रहती थी। जिस तरीके से मीरा का नाम आता है कृष्ण के प्रति, ठीक उसी प्रकार से दरअसल भक्त माता कर्मा का नाम भी आता है। तो सामाजिक सद्भाव, महिला सशक्तिकरण और धार्मिक भक्ति में माता कर्मा का योगदान पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा अपने आप पे। ठीक है, उनका जीवन हमें समाज में एकता, सद्भाव को बढ़ावा देते हुए अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी और रूढ़िवाद जैसे विभिन्न सामाजिक बुराइयों के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित करता है। एक टर्मिनोलॉजी आपके सामने आ गई, अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी। बताओ जरा मुझे, अस्पृश्यता का अंत, अनटचेबिलिटी का अंत संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? जो पुराने अभ्यर्थी होंगे वो तो फट से तुरंत उत्तर बता देंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। लेकिन जो नए अभ्यर्थी होंगे, जो अभी तैयारी कर रहे होंगे, हो सकता है ये अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद के किस आर्टिकल में किया गया वो नहीं जानते होंगे। तो जरा मुझे पहले कमेंट करके जरा फटफट उत्तर दो, फिर मैं आपको बताता हूं कि ये अस्पृश्यता का अंत किस आर्टिकल में जो है बताया गया है। सबसे पहले आप कमेंट करो, जो भी लोग नए हैं, कि अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओ, क्योंकि बहुत ही आसान सा ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो दरअसल अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 के अंतर्गत, आर्टिकल 17 के अंतर्गत किया जाता है और कई बार आपके प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछा गया है। इसको रेडी कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। भगवान कृष्ण की समर्पित अनुयायी माता कर्मा ने अटूट विश्वास, साहस और निस्वार्थ सेवा का उदाहरण प्रस्तुत किया। ठीक है, कृष्ण के प्रति इनकी अलग ही जो है महिमा थी। अपनी गहरी भक्ति से प्रेरित होकर उन्होंने भगवान कृष्ण का आशीर्वाद लेने के लिए यात्रा शुरू की। पवित्र शहर पुरी पहुंचने पर मंदिर के सेवकों ने उनसे पारंपरिक व्यंजन खिचड़ी बनाने का अनुरोध किया। उनकी खुशी के लिए भगवान कृष्ण ने उनकी भेंट स्वीकार की, ऐसा मान्यता है दरअसल। ठीक है, माता कर्मा द्वारा शुरू की गई यह महान परंपरा जगन्नाथ मंदिर के अनुष्ठानों का एक अस्थायी हिस्सा बन गई। आप जानते हो कि खिचड़ी वाला जो होता प्रसाद है ना, तो ये दरअसल माता कर्मा का ही जो है क्या है, देन है वहां पर। ठीक है, चलिए अब जो डाक टिकट जारी किया गया है छत्तीसगढ़ के सीएम के द्वारा, तो डाक टिकट में माता कर्मा को भगवान कृष्ण को खिचड़ी भेंट करते हुए खूबसूरती से दर्शाया गया है, जिसकी पृष्ठभूमि में प्रतिष्ठित जगन्नाथ मंदिर को दर्शाया गया है। आप में से बहुत सारे लोग जगन्नाथ जी के मंदिर गए भी होंगे। ठीक है, चारों धाम की यात्रा करते समय। चलिए अब इस पर आधारित आपके सामने प्रश्न है कि भक्त माता कर्मा की 1009वीं जयंती के पावन अवसर पर किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा 25 मार्च को उनको समर्पित डाक टिकट जारी किया गया? अभी जस्ट तो हमने आपको बताया कौन सा स्टेट है, वो आपका छत्तीसगढ़ है। सीजी जिसको हम लोग कहते हैं ना, छत्तीसगढ़ है। ठीक है, चलिए तो ए इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत यहां पे? बहुत ही आसान सा है, बस हो गया आपका। चलिए ये एक इंपॉर्टेंट जो है न्यूज आपके लिए है, और ना सिर्फ आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है बल्कि ये आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। राइट, चलिए हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य संबंधित चिंता को दूर करने के लिए दरअसल एक कार्यबल या एक कमेटी का गठन किया है। आप जानते होंगे अभी विगत कुछ वर्षों में क्या हुआ है, विद्यार्थियों की मानसिक जो स्थिति है क्या है, बहुत खराब हो गई है। क्या हुई है? मानसिक जो स्थिति है उनकी बहुत खराब हो गई है। ठीक है, और ये जो विद्यार्थी, जो भी स्टूडेंट्स होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, आपकी भी समस्या हो सकती है। स्टूडेंट्स की मानसिक स्थिति खराब होने के कई सारे कारण हैं। एक जो कारण जो मुझे नजर आता है वो होता है पारिवारिक विघटन। क्या? पारिवारिक विघटन। बच्चों का मानसिक जो स्वास्थ्य वो क्या हो रहा है? पारिवारिक विघटन। ठीक है, विघटन। दरअसल हुआ यूं है कि एनसीआरबी का एक डेटा आया था और एनसीआरबी के डेटा में कहा गया है, ठीक है, कि 2022 में जो विद्यार्थी उन्होंने आत्महत्या की, सुसाइड किया बड़े लेवल पर। अगर मैं एनसीआरबी का डेटा अगर आपको मैं कोट करूं, ठीक है, नेशनल क्राइम रिसर्च ब्यूरो का, तो उसके अनुसार 2022 में भारत में दर्ज आत्महत्या के, ठीक है, इंडिया में कुल जो दर्ज आत्महत्या के मामले हैं उनमें से कुल मामलों में 7.6% जो मामले हैं वो विद्यार्थियों की आत्महत्या से संबंधित हैं। यानी कि स्टूडेंट ने सुसाइड किया। अपने आप में एक बड़ी चिंताजनक बात है भारत जैसे देश के लिए, ठीक है, कि जिसके कंधे पर देश कहा जाता है, वो युवा, वो विद्यार्थी क्या कर रहा है? सुसाइड कर रहा है अपने आप में। तो इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो क्या है? पारिवारिक विघटन है। ठीक है, स्टूडेंट्स के सुसाइड करने का। दूसरा जो कारण क्या है वो है कि माता पिता कहीं ना कहीं जॉब करते हैं, दोनों लोग चले जाते हैं, घर में देखने के लिए बच्चे के पास कोई होता नहीं है और वो मानसिक रूप से बहुत बीमार हो जाता है। ठीक
ठीक है। कहीं भाई अपनी फ्रस्ट्रेशन वो किसको उतारे, शाम को मदर फादर आ रहे हैं, अगर वो कुछ प्रॉब्लम शेयर करना भी चाहता है तो झल्लाना अलग से हो जाता है, समस्या अलग से उत्पन्न हो जाती है। माता पिता के पास फोन अलग से आ गया है, वो आपसे बात नहीं करना चाहते हैं, बल्कि वो ना नहीं करना चाहते, आपसे फोन में इंस्टाग्राम और वो उस पर कॉल पर बात करेंगे या कोई रील्स देखने लगेंगे। तो बच्चों की मानसिक स्थिति को समझने के लिए ना आज के समय में टीचर मौजूद है, कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले भी अपना कोर्स बेचने के चक्कर में आपकी मना स्थिति क्या है नहीं समझते हैं, आपकी वास्तविक स्थिति क्या है आपको नहीं समझते हैं। आपसे कह देंगे इतने पन्ना का पेज पढ़ लो, ये पढ़ लो, इतना पास हो जाओगे। अरे भाई उसको ये बताओ कि इस पेजवा में कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, आप ये नहीं बताओगे, आपको इतना खर्रा मोटा सा दे देंगे, कहेंगे ये लो पढ़ लो और आप राजा बन जाओगे। ये नैतिक जिम्मेदारी ना सिर्फ माता पिता की है, टीचर्स की, बल्कि सभी शैक्षणिक संस्थानों की ही बनती है कि वो अपने विद्यार्थियों के प्रति इतना ईमानदार रहे, सजग रहे कि यार आपका उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना ही नहीं है, आपका उद्देश्य है एक विद्यार्थी को सही रास्ते पर ले जाना, जिससे सुसाइड के जो रेट है क्या हो, डाउन हो। आप एकदम से वैकेंसी चलाने लगते हो, आप कोर्स बेचने लगते हो, कोर्स में कंटेंट ठीक से होता नहीं है, बच्चा फेल होता है, फिर आप अपना पल्ला झाड़ लेते हो। कई बार अभी भी मैं बच्चों से बात करता हूं, स्टूडेंट से अपने, वहां पर कई सारी शिकायतें मुझे मिली हैं कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में क्या होता है कि अगर वो कोर्स ट्रांसफर कराना चाहते हैं, कोर्स को किसी और में वो क्या करते हैं, एनरोल करना चाहते हैं, कोचिंग संस्थान वाले पहले तो बात ठीक से करते हैं, बाद में बात करना बंद कर देते हैं। ये सब स्थितियां जो उत्पन्न हो रही हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं स्टूडेंट सुसाइड कर रहे हैं। मैं आपसे इतना ही अपेक्षा करता हूं कि जिंदगी से लड़ना सीखिए, मनोबल को अपने डाउन मत होने दीजिए, और व्यक्तिगत रूप से अगर आपको कोई भी समस्या अगर होती है, हृदय सर का नंबर आप सभी लोग जानते होंगे, मेरा नंबर सभी लोग जानते होंगे, निसंकोच हो कि आप मुझसे बात कर सकते हैं। लेकिन कभी भी असफलता के कारण या कभी भी पारिवारिक जो विघटन के कारण या किसी समस्या के कारण कई बार स्टूडेंट अपनी समस्याएं शेयर नहीं कर पाते हैं। मेरे पास, मेरे ऑफिस में कई सारे पेरेंट्स तक आते हैं अपने स्टूडेंट्स को लेकर के कि सर इनकी काउंसलिंग करिए स्टूडेंट्स की। मैं करता हूं, मुझे कोई समस्या इस पर नहीं होती, क्योंकि मैं जानता हूं ये देश के युवा हैं, इनके कंधे पर देश है। अगर आज इनको नहीं सुधारा गया तो हो सकता है ये किसी गलत रास्ते पर चले जाएं या सुसाइड कर लें, राइट। तो ये इस पर सुप्रीम कोर्ट ने ध्यान आकर्षित किया। बड़ा धन्यवाद है सुप्रीम कोर्ट का, माननीय उच्चतम न्यायालय का, कि सरकार जो है उच्चतम न्यायालय ने इस पर ध्यान दिया और इन आत्महत्याओं पर निगरानी करने के लिए आखिर इनके पीछे क्या कुछ प्रमुख कारण हैं, इसके लिए कार्यबल का गठन किया, एक कमेटी का गठन किया। और उस कमेटी के गठन के अंतर्गत जो उसके अध्यक्ष बनाए गए, वो कौन बनाए गए, वो बनाए गए भाई साहब जो आपके सामने क्या लिखा है, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट को। इनको बनाया गया कार्यबल का अध्यक्ष और कहा गया भाई साहब पता कीजिए कि कैसे क्या कारण है, ऐसी क्या मुश्किलें आती हैं। ध्यान दीजिएगा, जब भी माता पिता जो भी अगर मेरा कोई वीडियो देख रहे हैं, अपने बच्चों के साथ बैठ के बातें करें, उनकी समस्याओं को सुने, हस्बैंड वाइफ भी अपनी एक दूसरे की समस्याओं को सुने। कई बार एक फैमिली में क्या होता है, घर में दो ही लोग होते हैं, हस्बैंड और वाइफ। अब ये दोनों लोग अगर बातचीत आपस में नहीं कीजिएगा, भाई साहब कौन सुनेगा तुम्हारी बात, आपस में बात कीजिए। हो सकता है हस्बैंड तैयारी कर रहा हो तो वाइफ ना बात कर रही हो, वाइफ तैयारी कर रही हो तो हस्बैंड ना बात कराओ, गलत बात है। दोनों तैयारी कर रहे हो तो भी एक दूसरे से बात कीजिए, कोई एक तैयारी कर रहा हो तो भी एक दूसरे से बात कीजिए। तो ये सब बातें बहुत जरूरी हैं और स्टूडेंट्स में खासकर ये चीजें बहुत देखने को मिलती हैं, आम बात है अपने आप में, ठीक है। तो ये इस पर ध्यान देना चाहिए और यह कमेटी विद्यार्थियों द्वारा आत्महत्या करने के कारणों की पहचान करेगी, भाई कौन से रीजन हैं। और इस पर बहुत गंभीरता पूर्वक मैं कहता हूं कि सरकार को भी इस पर व्यापक स्तर पर काम करना चाहिए। जो लोग प्रयागराज में रहते हैं, छोटा बघाड़ा, बड़ा बघाड़ा से लेकर के और जो उधर का नैनी का एरिया है, उन सब एरिया में जो लोग रहते हैं, खासकर प्रयागराज के अभ्यर्थी आए दिन कहीं ना कहीं सुसाइड कर लेते हैं और उनकी जो लाश है, उनकी डेड बॉडी है, वो कमरे में झूलती हुई नजर आती है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और कोचिंग संस्थान जो बड़े बड़े कोर्स भेजते हैं उनको भी इस पर ध्यान देना चाहिए। आप जाइए कोटा जाइए, आप देखिए इतना प्रेशर दे देते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले, कॉलेज वाले कि बच्चा मर जाए, ऐसे ही मर जाए प्रेशर के मारे। इन संस्थानों की भी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि कहीं ना कहीं अपने स्टूडेंट्स का ख्याल रखें। मैं आपके सपोर्ट में हूं, अगर कोई समस्या होती है निसंकोच होकर मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर तैयारी में पढ़ाई करने में कोई दिक्कत होती है, आपकी प्रॉब्लम कर कोई भी है, आप इस नंबर पर सीधे आप मुझसे बात कर सकते हैं। क्या 860, मैं नंबर यहां पर लिख दे रहा हूं, 86044090201। मैं आपके साथ हूं। मेरा उद्देश्य सिर्फ जहां पर जो है पैसा ही नहीं है, बल्कि आपकी स्थिति को सुधारना भी है। इसलिए आप इस नंबर पे कभी भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं, आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं और बाकी कुछ अगर करना है आप आगे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट कि जस्टिस एस रविंद्र भट्ट की अध्यक्षता में दरअसल इस कमेटी का गठन किया गया है, याद रखिएगा इस पॉइंट को, ठीक। चलिए, ये सब यहां पर कुछ पॉइंट है। और आत्महत्या के मामले में, यानी कि विद्यार्थियों की आत्महत्या करने के मामले में दरअसल महाराष्ट्र जो है प्रथम स्थान पर है, दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश है और तीसरे स्थान पर आपका तमिलनाडु है। तो ये तीनों स्टेट भी आपके एग्जाम के लिए जरूरी हैं, इनको भी आप क्या करिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब आप बताइए कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य से
समाहित चिंता को दूर करने के लिए एक राष्ट्रीय कार्यबल का गठन किया है। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष कौन है? तो अभी जस्ट हमने आपको बताया कि जस्टिस एस रविंद्र भट्ट हैं, तो बी इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत? चलिए बस हो गया आपका। अब आपके सामने आज का अभ्यास प्रश्न है जिसका उत्तर आपको देना है। निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? बहुत ही आसान सा ये प्रश्न है और मुझे उम्मीद है कि आप इसका उत्तर जरूर देंगे। आप प्लीज इसका उत्तर जरूर दीजिएगा। और अभी आपके सामने दो टेस्ट सीरीज हैं। एक पीसीएस की 12,000 प्लस प्रश्नों की टेस्ट सीरीज चल रही है, बहुत ही अच्छी टेस्ट सीरीज है। और एक हमारा उत्तर लेखन कार्यक्रम चल रहा है जहां पर हम आपको डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराते हैं। दोनों कार्यक्रमों से जुड़ना है अगर आपको, तो यहां पर 8604409201 नंबर लिखा है, आप इस पर संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आपके सामने एक प्रश्न है मुख्य परीक्षा के लिए। चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे पीसीएस तैयारी कर रहे हो, चाहे अदर स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए प्रश्न क्या जरूरी है? आपको क्या बताना है कि एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार 2002 में भारत में दर्ज आत्महत्या के कुल मामलों में 7.6% मामले विद्यार्थियों की आत्महत्या से संबंधित थे। विद्यार्थियों का, यहां पर क्या कर लीजिएगा, विद्यार्थियों का इतने बड़े मात्रा में आत्महत्या किए जाने के प्रमुख कारणों की चर्चा कीजिए। बहुत अच्छा सा प्रश्न है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसका उत्तर अपनी कॉपी में जरूर लिखेंगे। अगर कोई समस्या आती है तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आज का हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। बाकी यूपी पीसीएस का भी हमारे यहां पर बैच चल रहा है, अगर आपको उसमें भी एडमिशन लेना है और सही दिशा निर्देश पाते हुए आपको आगे बढ़ना है तो उसके लिए भी आप जो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर यहां पर लिखा है, आप पीसीएस में एडमिशन के लिए भी आप यहां पर संपर्क कर सकते हैं और आरओ के लिए आप ऑफिस का जो नंबर दिए गए हैं वहां पर आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा आज का महत्वपूर्ण वीडियो। कल मिलेंगे हम लोग जो एक नई वीडियो के साथ। परेशान मत होइएगा, हताश मत होइएगा, क्योंकि कहा गया है कि न रहो न निराश, करो मन को, कुछ काम करो, कुछ नाम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। जो बीत गई सो बात गई, जीवन में एक सितारा था, मानाओ बेहद प्यारा था, पर बोलो टूटे तारों पर, अंबर कब शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात गई। ठीक है, तो कभी किसी बात से पछताना नहीं, कभी किसी बात से हताश नहीं हो रहा, निरंतर चलते रहिए, मंजिल एक दिन आपको जरूर मिलेगी। शुभकामनाएं हैं, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। दोस्तों, क्या आप पीसीएस अधिकारी बनना चाहते हैं? यदि हाँ, तो डिकोड एग्जाम लेकर आया है यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025। यह एक ऑल इन वन कोर्स है जिसमें प्रीलिम्स मेंस दोनों ही परीक्षाओं के लिए वीडियो लेक्चर, एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स बेस्ड बाइलिंगुअल नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कोर्स में प्री और मेंस के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी वीडियो लेक्चर के माध्यम से कोर्स में सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ में कोर्स का कंटेंट गुणवत्तापूर्ण होने के साथ ही साथ एग्जाम ओरिएंटेड है, जिससे कोर्स लेने वाले स्टूडेंट्स को कोई भी बाहरी पुस्तक या नोट्स पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। इस कोर्स में प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज तथा आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी शामिल है, जिसके साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में रेगुलर टॉपिक वाइज टेस्ट कराए जाएंगे। इसके साथ ही सीसेट, निबंध तथा सामान्य हिंदी की अतिरिक्त कक्षाएं भी चलाई जाएंगी तथा हमारे कोर्स से परीक्षा में सफल होकर इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थियों को इंटरव्यू की भी तैयारी कराई जाएगी और अंतिम परिणाम कुछ भी हो, पूरी फीस उन्हें रिवार्ड के स्वरूप वापस कर दी जाएगी तथा अगले बैच में उन्हें निःशुल्क प्रवेश प्रदान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि डिकोड एग्जाम एक संस्थान के रूप में 5 वर्ष के अपने सफल कार्यकाल में अब तक 55 से अधिक विद्यार्थियों को विभिन्न परीक्षाओं में अंतिम सफलता दिलाने में अपना सफल योगदान दे चुका है। इस कोर्स की फीस 15,000 रुपये निर्धारित की गई है, लेकिन पहले प्रवेश देने वाले 100 विद्यार्थियों को 3,000 रुपये की विशेष छूट दी जा रही है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संस्थान के नंबर 6307495944 पर संपर्क करें।